Hello everyone, welcome to this session. I am your Gautam sir, your faculty and friend. And in today's session we are going to study one word substitution. तो आइए हम समझते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता क्या है. वन मोर थिंग, आई वुड कीप द सेशन बायलिंगुअल सो दैट एनीबडी हु इज वाचिंग माय वीडियो कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. ओके, बाकी जो बच्चे हैं वो कोई डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी नो माय वॉइस इज क्लियर और नॉट. वंस यू कंफर्म माय वॉइस इज क्लियर आई विल स्टार्ट द लेक्चर. Am I audible and visible to you? Okay. Let's get started. Okay then. देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये समझते हैं. देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन एक वर्ड में. तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है. एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, यानी विकल्प. ठीक है, सब्स्टिट्यूट से बना है. जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर दिखाई नहीं देता, मतलब दिखाई मतलब किसी की अगर आंखें कमजोर है, तो अगर उसकी आंखें कमजोर है तो वो स्पेक्ट्स यूज करेगा. ठीक है, और अगर उसका स्पेक्ट्स यूज करने का मतलब मन नहीं है तो वो क्या यूज करेगा, लेंस. तो लेंस इसका सब्स्टिट्यूट हो गया ऑल्टरनेटिव. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव एक शब्द में. ठीक है, अब जैसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता तो आप उसको एक वर्ड में क्या देते हैं, नास्तिक. तो जिस तरह से हिंदी में वन वर्ड होते हैं उसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं. अब चूंकि जब आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो भाई एसएससी का एग्जाम देते हो तो हिंदी से तो काम चलेगा नहीं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए. तो इंग्लिश का वन वर्ड आपको याद करना पड़ेगा. तो आइए हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि आपको मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूं. चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन. अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु पे गाया हुआ गाना को हम क्या कहते हैं. ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ओड, एलिजी, सोनेट, लिटर्जी. ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा एलिजी. ठीक है, एलिजी का मतलब होता है शोक गीत. एक बड़ा फेमस एलिजी था, आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड. थॉमस ग्रे ने लिखा था, शायद हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में था. एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु यानी डेथ पे जब कोई गाना गाया जाता है, गाना क्या होता है, वो शोक होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं शोक गीत, एलिजी. ठीक है, अब बाकी भी हम ऑप्शन देख लेते हैं. ओड, ओड का एक तरह का लिरिकल पोएम होता है. ठीक है, जो किसी से की प्रशंसा में गाया जाता है, यानी जब किसी की प्रशंसा में कोई पोएम लिखी जाती है उसे हम कहते हैं ओड. ठीक है, जैसे आपने ये जरूर सुना होगा, ओड टू अ नाइटिंगेल. ओड टू अ नाइटिंगेल. जॉन कीट्स का नाम आपने जरूर सुना होगा. जॉन कीट्स जो थे ना, वो ओड लिखने में माहिर थे, जबरदस्त ओड लिखा करते थे. तो ओड एक तरह का प्रशंसा गीत होता है जो किसी इवेंट को लेके, किसी इंडिविजुअल के लेकर उसके लिए लिखा जाता है. ठीक है, तो आप उस ओड को ऐसे लिख सकते हैं, अ सॉन्ग संग इन द प्रेज ऑफ समवन, समवन, समथिंग और इवेंट. ठीक है, यानी किसी की प्रशंसा में गाया हुआ जो पोयम होता है उसे हम कहते हैं ओड. ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि सोनेट क्या होता है. देखिए सोनेट जो होता है वो 14 लाइन पोएम होती है, यानी जो 14 लाइन्स पोएम होती है उसे हम कहते हैं सोनेट. ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी बता दूं. देखिए सोनेट भी देखिए दो तरह के होंगे. एक होता है पेट्रार्कन सोनेट. ठीक है, और एक होता है जिसको आप कहते हैं एलिजाबेथन सोनेट. एलिजाबेथन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट. देखिए जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसकी राइमिंग स्कीम होती है 8 और 6. भाई 14 लाइन होती है तो 14 लाइन्स को डिवाइड किया जाता है पेट्रार्कन में 8 और 6 में. ठीक है, लेकिन जब एलिजाबेथन सोनेट होता है ना, तो एलिजाबेथन सोनेट में जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है 4, 4 और 2. आ रही बात समझ में. अब देखिए 14 लाइन्स को तो आप कहते हैं सोनेट, ये तो क्लियर है. 14 लाइन पोएम को आप क्या कहते हैं, सोनेट. लेकिन जब इसको दो भाग में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 और 6, तो जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 8 लाइन होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड द लास्ट 6 लाइन इज कॉल्ड सस्टेट. ठीक है, अब उसी तरह अगर एलिजाबेथन सोनेट की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग की जो लाइन है, जो 4th लाइन, इसको कहते हैं 4 लाइन, इसको कहते हैं क्वार्ट्रेन. ठीक है, और लास्ट की जो 2 लाइन इसको कहते हैं कपलेट, हिंदी में कहते हैं दोहा. क्वार्ट्रेन मतलब चौपाई. आ रही है समझ में. तो ये पूरा एक होता है. तो आप इतना ही नहीं, सिर्फ सोनेट से काम मत चलाइए, और भी चीज़ें जानिए. सोनेट क्या होती है, 14 लाइन की पोएम होती है.
सोनेट दो तरह की आपको मिलेगी स्पेशली, एक होती है पेट्रार्कन सोनेट, दूसरी होती है एलिजाबेथन सोनेट। जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसकी राइमिंग स्कीम होती है 8 और 6। स्टार्टिंग की 8 लाइन को हम कहते हैं ऑक्टेव, ठीक है, और बाद की जो 6 लाइन होती है उसे हम कहते हैं सस्टेट, ठीक है। और जो एलिजाबेथन सोनेट होती है उसकी राइमिंग स्कीम होती है 4 4 एंड 2। तो जो 4 लाइन है उसे कहते हैं क्वार्टेन, और लास्ट की जो 2 लाइन है उसे कहते हैं कपलेट। तो ये एक सोनेट के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ओड, एलिजी, सोनेट। तो ओड एक तरह का प्रशंसा गीत होता है, एलिजी शोक गीत होता है, सोनेट 14 लाइन पोएम को हम सोनेट कहते हैं, ठीक है। डी है हमारा लिटर्जी। लिटर्जी का मतलब होता है एक तरह का रिलीजियस वर्शिप। रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप क्या होती है? देखिए रिलीजियस वर्शिप का मतलब होता है धार्मिक पूजा, और ये स्पेशली लिटर्जी जो होती है ना क्रिश्चियनिटी में जानी जाती है, यानी क्रिश्चियन लोग की जो चर्च में पूजा वो लोग करते हैं ना, उसे हम कहते हैं लिटर्जी। सो आई होप आपको ये 4 क्लियर होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द पीरियड बिटवीन 2 रेन्स। 2 रेन्स के बीच के पीरियड को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक राजा था, फिर तीसरा राजा था, अब बीच के जो राजा का समय था उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो द पीरियड बिटवीन 2 रेन्स, इसको हम कहते हैं इन रीगनम। क्या कहते हैं? इन रीगनम। अब देखिए इसमें जो टी है, टी जो है वो साइलेंट है, क्या है? साइलेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है हमें, तो इसको हम पढ़ना है इन रीगनम। क्या पढ़ना है? इन रीगनम, ओके। इंटरमिशन आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है, इसका मतलब होता है मध्यांतर। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में एक ब्रेक होता है, ब्रेक को भी इंटरमिशन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म बहुत जबरदस्त वर्ड है और ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समथिंग that does not fit in the history। मतलब कोई चीज जो इतिहास में फिट नहीं बैठ रही है, यानी गलत है, उसे हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म। अब मैंने आपको चूंकि लिखा दिया है कि एनाक्रोनिज्म क्या होता है, स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है जिसको एग्जांपल समझाना ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पेंटर है, उस पेंटर ने टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। उस पेंटर ने टीपू सुल्तान की तस्वीर बना दी, ठीक है, और टीपू सुल्तान की तस्वीर में उन्होंने टीपू सुल्तान के हाथ में रिस्ट वॉच पहना दी। अब एक बात बताइए, टीपू सुल्तान जब थे उस समय हाथ की घड़ी तो होती नहीं थी, तो टीपू सुल्तान के हाथ में जो घड़ी है वो एनाक्रोनिज्म है, यानी वो इतिहास में फिट नहीं बैठती है, ठीक है। तो एनाक्रोनिज्म होता है समथिंग दैट डज नॉट फिट इन द हिस्ट्री। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ जो मुझे याद है, एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, ठीक है, आप सबने देखी होगी, ठीक है, फरहान अख्तर थे उसमें। तो उसमें एक सीन होता है कि फरहान होते हैं और जो एक्ट्रेस होती है सोनम, ठीक है, उनका एक सीन होता है, और ये मिल्खा सिंह के समय की बात है भाई, 50-60 साल पुरानी स्टोरी है, स्टोरी वो पर्दे पे दिखा रहे थे, और उस सीन में जो था पीछे मोबाइल टावर था। अब एक बात बताइए, उतनी पुरानी मूवी में जो 50-60 साल पहले तो मोबाइल टावर हुआ नहीं करते थे, तो वहाँ पे मोबाइल टावर दिखा दिया, तो क्या वो उस मूवी के हिसाब से और जो वो कहानी दिखाना चाह रहा था, क्या उसमें फिट बैठता है? नहीं बैठता। इसी को हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है जो चीज़ हिस्ट्री में फिट ना बैठे, ओके। और नेक्स्ट वर्ड है एरा। एरा मतलब युग, आपको पता ही, जैसे मॉडर्न एरा, ठीक है, एंशिएंट एरा, तो एरा तो युग, तो ये तो बहुत कॉमन है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। सो शैल आई मूव ऑन? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड हमारा, दैट विच कैन बी ड्रंक, जिसे पिया जा सके। अब जिसे पिया जा सके उसे हम कहते हैं पोर्टेबल। क्या कहते हैं? पोर्टेबल। देखिए ये दिया हुआ है पोर्टेबल, तो बहुत आसान है। ईडेबल, जिसे खाया जा सके, पोर्टेबल जिसे पिया जा सके। पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब आपको बता दूं, पैलेटेबल का मतलब होता है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब क्या होता है? डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। और एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डिलेक्टेबल। अब थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, डिलेक्टेबल का मतलब ये होता है जो आपको अच्छा लगे खाने में। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, और डिलेक्टेबल मतलब ये होता है स्वादिष्ट। जैसे आप ये भी कह सकते हैं डिलीशियस फूड, और मन करे तो आप डिलेक्टेबल फूड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं थोड़ी सी गहराई में जाके, तो डिलीशियस और डिलेक्टेबल में होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, जो चीज़ आपको खाने में अच्छी लगे उसे हम कहते हैं डिलीशियस। और डिलेक्टेबल का मतलब होता है जिसे खाकर आपको खुशी मिले, यानी प्रसन्नतादायक, जो आपको खुशी दिलाए।
अब आप कहोगे सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई, एक तो आपने कहा कि स्वादिष्ट हो, जो भाई खाने में अच्छा लगेगा वो तो प्रसन्नता दिलाएगा ही, ये जरूरी नहीं है। देखिए डिलीशियस फूड का मतलब होता है जो खाना स्वादिष्ट हो, जिसको खाकर आपको अच्छा लगे। डिलेक्टेबल फूड का मतलब होता है जो खाना खाकर आपको खुशी हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कभी लाइफ में खाना नहीं बनाया और ज़िंदगी में पहली बार अपने हाथों से मैगी बनाई है, आपने अपने हाथों से मैगी बनाई है, हालांकि उतना टेस्टी नहीं था लेकिन फिर भी आपने हाथों से बनाई है, तो मैगी आपके लिए डिलेक्टेबल मैगी है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिलीशियस एंड डिलेक्टेबल में, ठीक है। और पैलेटेबल मतलब डिलीशियस, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा इसका। कल्पेबल का मतलब होता है जिस पे हम दोष लगा सके, ठीक है, यानी वो व्यक्ति जो किसी कहते हैं ना किसी गलत काम के लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। तो कल्पेबल मतलब एक तरह सा जिस पे आप दोष लगा सके, जैसे इसको आप लिख सकते हैं वन हु इज responsible for something bad, वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, उसे हम कहते हैं कल्पेबल। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कह रहा है वन हु इज नीदर डल नॉर इंटेलिजेंट, यानी जो न तो डल है और न ही इंटेलिजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है ऑर्डिनरी, फेयर, मीडियोकर, एवरेज। फेयर तो कह नहीं सकते, फेयर तो ऐसे ही कट जाएगा, फेयर तो का मतलब तो बहुत कुछ होता है ऐसे। तो जैसे अगर मैंने कहा शी इज फेयर एंड ब्यूटीफुल, मैंने कहा शी इज फेयर एंड ब्यूटीफुल, इसका मतलब वो गोरी और सुंदर है, तो फेयर मतलब हो गया सुंदर। अब मैंने कहा इट इज नॉट फेयर टू चीट एनीवन, तो यहाँ फेयर का मतलब हो गया उचित। अब नॉट फेयर मतलब अनुचित, इट्स नॉट फेयर टू चीट एनीवन, ठीक है। तो किसी को चीट करना उचित नहीं है, तो फेयर मतलब यहाँ उचित हुआ है ना, तो वो तो है। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, और मीडियोकर मतलब भी साधारण, एवरेज मतलब भी साधारण। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप आंसर करेगा मीडियोकर, क्योंकि लिखा है वन हु इज नीदर डल नॉर इंटेलिजेंट, यानी ये लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी तो हर जगह चलेगा, लिविंग में भी लगा लेते हैं और नॉन लिविंग में भी लगा लेते हैं, लेकिन जब इस तरह का एग्जाम में है ना वन हु इज नीदर डल नॉर इंटेलिजेंट, तो आप आंसर करेंगे मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है साधारण, ये लिविंग के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मेरा मोबाइल है, ये ऑर्डिनरी आप कह सकते हैं, लेकिन इस मोबाइल को हम मीडियोकर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और एवरेज तो एक तरह का मैथमेटिकल वर्ड होता है, उसको तो लोग ऐसे बातचीत में बोल देते हैं एवरेज है, लेकिन एवरेज मतलब औसत, ठीक है। अब जरा खुद सोचो ना, जैसे अब किसी को कहेंगे अरे वो औसत लड़का है, तो इतना ठीक नहीं लगता है ना, तो इसका आंसर होगा मीडियोकर। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आइए देखते हैं। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, यानी वो एनिमल जो प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं। अब देखिए इसमें इंसेक्टिवोरस, ग्रामिनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस। अब देखिए इसमें एक बात समझिएगा, जैसे वोर, वोर का मतलब होता है टू ईट, ठीक है। तो वोरस मतलब क्या हो गया, वोरस का मतलब खाने वाला, यानी जो खाए, तो उसी से बनी। इंसेक्ट मतलब क्या होता है, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्टिवोरस मतलब जो कीड़े मकोड़े खाता है। ग्रामिनीवोरस का मतलब होता है जो ग्रास खाता है, मतलब वह एनिमल जैसे बस कुछ करना नहीं है, जैसे यहाँ प्लांट्स था ना, इंसेक्टिवोरस होगा तो यहाँ इंसेक्ट्स लिख देना, ठीक है। एनिमल दैट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है, एनिमल्स बर्ड जो भी है। और ग्रामिनीवोरस मतलब ग्रास, ठीक है। कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी हो, ठीक है। और हार्बीवोरस जो इसका आंसर है, हार्बीवोरस मतलब होता है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, जो हार्बीवोरस होता है, जो प्लांट्स वगैरह पेड़ पौधे खाकर जीवित रहता है, ठीक है। तो वोरस मतलब क्या हो गया, वोरस का मतलब होता है टू ईट। अब जैसे मान लीजिए ओमनी है, तो ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, तो अब इससे मैंने बनाया ओमनीवोरस। तो आप मुझे बताइए ओमनीवोरस मतलब क्या हो गया भाई, ओमनीवोरस का मतलब हो गया सर्वाहारी, जो सब कुछ खाए, समझे। तो ओमनी मतलब ऑल। अब इसी तरह अगर मैंने कहा, थोड़ा रूट वर्ड भी समझिएगा, मैंने कहा ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मतलब क्या होता है, सर्वज्ञानी, वन हु नोज एवरीथिंग। इसी तरह अगर मैंने कहा ओमनी पोटेंट, ओमनीपोटेंट, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, क्षमता। ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है। तो भाई ओमनी मतलब सर्व और पोटेंट, ओमनी मतलब ऑल होता है, तो ऑल पावरफुल, उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। तो पोटेंट मतलब जिसके अंदर शक्ति हो। अब जिसके अंदर शक्ति नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट मतलब होता है शक्तिहीन। भाई आई एम क्या है, आई एम एक प्रीफिक्स है जो नेगेटिव बनाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला पॉसिबल,
ठीक है। पॉसिबल मतलब संभव, आप आई एम लगा दीजिए। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, जैसे मैंने बोला मैच्योर, मैच्योर मतलब जो समझदार हो, और इमैच्योर मतलब होता है जो पूरी तरह से परिपक्व ना हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हम वर्ड ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है शॉर्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सिगरेट। सिगरेट का जो सिगरेट थोड़ा बना ही देता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ, बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो समझ तो तुम लोग जाओगे ही। ये है हमारा, और ये हमारा ये सिगरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आदमी पीता है और जो लास्ट का जो पार्ट है इसको फेंक देता है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्टब। क्या कहते हैं? स्टब। तो जो सिगरेट के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टब। तो ये तो क्लियर है। फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट एक तरह का थ्रेड होता है। थ्रेड मतलब धागा, ठीक है, THREAD, थ्रेड। जैसे आपने बल्ब वगैरह देखी है ना, तो बल्ब वगैरह में आपको फिलामेंट मिलेगा। जब बल्ब देखिए फ्यूज रहता है तो एक धागा ऐसे लटकते हुए दिखाई देने लगता है, तो वही होता है फिलामेंट। टंगस्टन का बना होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके बाद फिलिंग, फिलिंग मतलब होता है भरना। और पिंच, पिंच मतलब क्या होता है? पिंच का मतलब होता है चुटकी। क्या मतलब होता है? चुटकी। चुटकी समझते हो ना? जैसे मैंने कहा आई नीड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई नीड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। मुझे एक चुटकी नमक चाहिए, तो क्या बोलोगे? आई नीड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अरे बस समझ में, एक चुटकी नमक। अच्छा, हर जगह चुटकी नहीं चलेगा। अगर तुमको चीनी चाहिए होगा तो पिंच मत लगा देना, वहाँ स्पून लगता है, क्योंकि चीनी चम्मच से ली जाती है, 2 चम्मच चीनी। नमक चम्मच से नहीं लिया जाता, नमक चुटकी में, है ना। अरे वो था ना कि भाई एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो अब एक सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तो दैट इज कॉल्ड अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। एक चुटकी सिंदूर को क्या कहेंगे? पिंच ऑफ वर्मिलियन। तो ये एक्चुअली होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी वह व्यक्ति जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की लाइफ जीता है, उसे हम क्या कहते हैं? अब देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी BOD में, ठीक है। तो इसमें आप आंसर करेंगे डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या होता है? जो अनुशासित है, जो व्यक्ति स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिसिप्लिनेरियन। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता है ना, पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद के डिसिप्लिन में, खुद के द्वारा बनाए हुए अगर अनुशासन में कोई जो व्यक्ति रहता है, उसे हम कहते हैं एस्केटिक्स। एस्केटिक्स का मतलब होता है मॉन्क, मतलब मॉन्क मतलब तपस्वी। अच्छा, तपस्वी जरूरी नहीं आपके दिमाग में चल रहा हो जो जंगल में जाके तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपने हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लिए बनाया है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं एस्केटिक्स। लेकिन डिसिप्लिनेरियन क्या होता है? ये बड़ा, ये डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति है, अनुशासित व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं डिसिप्लिनेरियन। जिसको, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो जिस इंस्टीट्यूशन में जाता है उस संस्था की, उस ऑर्गेनाइजेशन की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानता है, तो वो डिसिप्लिनेरियन आप उसको कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। एथिस्ट में अभी आपको बता चुका हूँ, एथिस्ट में तो कुछ है नहीं, तो बता दिया है। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी। सुखवादी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका जो जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है सारे ऐशो आराम को प्राप्त करना। इसको हम कहते हैं अ पर्सन whose chief aim to achieve happiness। अच्छा, हैप्पीनेस मतलब ये नहीं कि मन की खुशी, मतलब जिसमें सारे ऐशो आराम हो, ठीक है। हैप्पीनेस या लग्जरी भी आप कह सकते हैं, जिसकी जिंदगी का मकसद है सारी लग्जरी की चीज़ें मेरे पास हों, विजय माल्या टाइप का व्यक्ति, उसे कहते हैं हेडोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, यानी वह व्यक्ति जो सबसे प्यार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है घमंडी, सिंपल है। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। क्या कहेंगे? अ पर्सन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, यानी वह व्यक्ति जो ये मानता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होना है, उसे हम कहते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी हिंदी में कहते हैं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारवादी, वह व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा होता है, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद करता है, प्यार करता है उनसे, उसे हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो ये जो इसका जो आंसर होगा ना वो अल्ट्रुइस्ट होगा। कई लोग ह्यूमनिस्ट भी सोच रहे हैं, ह्यूमनिस्ट मतलब होता है मानवतावादी, ठीक है, जो ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देता है उसे कहते हैं ह्यूमनिस्ट। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, आंसर उसका होगा इसका अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है।
चलिए फिर देखिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।